हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैं नाम तो नहीं बताऊंगी बच्चे का नाम है, मेरी क्लास का बच्चा है, तो इसके पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम देखेंगे कि गलती कहाँ कहाँ पर आप लोग करते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले पेपर के अंदर काम आएगा बेटा। देखो, पहली चीज इसने बहुत अच्छी कर रखी है कि जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सब एक जगह पे रखे हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चा आपको कभी भी ना 1 का अगर सी आंसर है तो सी के आगे पूरा का पूरा आंसर नहीं लिखना है। आप लोग अवॉइड करो कि आप पूरा आंसर वहां पर लिखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या तो आपको सारे एमसीक्यू बहुत प्रॉपरली आते हो, 100% आपके करेक्ट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तब तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो, वरना अवॉइड करो। आप सीधा ABCD में से आंसर डालो, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा पेपर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट का बी आंसर है, गलत है। ठीक है, सेकंड का बी सही है, थर्ड का सी हमारे पास सही है, फोर्थ का डी सही है, फिफ्थ का सी हमारे पास है तो ये गलत है, सिक्स्थ का ए हमारे पास है, सेवंथ का बी हमारे पास है, एट्थ का ए हमारे पास है। ठीक है भाई, और नाइन्थ का हमारे पास डी है, सही है। टेंथ का हमारे पास बचा ए होगा। ठीक है, इसके बाद इलेवेंथ पे देखो, इलेवेंथ का सी रहेगा, फिर आपका डी था, फिर आपके पास ए आंसर है, फिर आपके पास सी है, फिर आपके पास ए है, फिर आपके पास डी है। तो यहाँ पर 1 मार्क आपके पास। ऐसे कौन करता है हमेशा? नया पेन है, 11000111101111। तो ओवरऑल मार्क्स देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे ओवरऑल 11 नंबर इसके आए हैं बेटा। ठीक है, अभी मैं पूरी मार्किंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब आप मार्किंग करते हैं बेटा तो यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स लिखे जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर कितने आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगली गलती की तरफ। आगे क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है और कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 17th पार्ट के ऊपर। 17th पार्ट में देखो बेटा, क्वेश्चन आपके पास था, बोर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेशन इसकी कांस्टेंट एनर्जी है। तो इसने ये बिल्कुल सही किया है, तो इसको 1 मार्क यहाँ पर पूरा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो 17th का ए पार्ट इसने बाद में किया है, 3D आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है 3D1, इसने यहाँ पे गलत किया है तो 0। ओवरऑल नंबर कितना आएगा? 1 आएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना बेटा, ये डिवाइडर बहुत अच्छे से इसने बनाया है। आप क्वेश्चन ट्राई करो कि टीचर को नजर आए कि ये क्वेश्चन आपके पास अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, तो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो 18th क्वेश्चन आपके पास। 18th क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ शेल आपको बतानी थी। नंबर ऑफ शेल कैसे निकालते थे? एन का स्क्वायर निकालते थे, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आपके पास 9 आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास बच्चा गलत दिया है, तो यहाँ पर 0 मार्क आ जाएगा। उसके बाद देखो बी पार्ट की तरफ, आपको एन और एल की वैल्यू बतानी थी 3, और आपके पास 0 है। ये आधा नंबर का है, ये भी आपके पास बच्चा आधा आधा नंबर का पेपर है, आधा नंबर का क्वेश्चन है। तो ओवरऑल कितना हो गया? 1 मार्क यहाँ पर आपको देखने को मिला, 0 मार्क यहाँ पर है, ओवरऑल आपको 1 मार्क यहाँ पर मिला है। अब बेटा देखो, कोशिश करो आपका जो मार्क है ना, अब इस काम को आप रफ में भी कर सकते हो। समझ रहे हो? केमिस्ट्री के अंदर टू द पॉइंट आंसर लिखने के नंबर आपके पास हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको निकालना है, आप यहाँ पर हाफ में रफ पेस्ट कर सकते हो, यहाँ सॉल्व करो, आप सीधा आंसर भी दे सकते हो। अगर आपने लिखा ए का 9 आंसर है, अगर बी का आपके पास आंसर है n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 है, तो भी इक्वली मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम पूरा सॉल्व करते हैं तभी पूरे नंबर मिलते हैं। तो बेटा आधा आधा नंबर का क्वेश्चन है, वो n और l की वैल्यू सही आपने बताई है तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आपने बीच में पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपका अलग मैटर करता है। गलत करोगे तो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाता है। ठीक है, कोशिश करो कि गलतियां ना करो, जितना करो उतना सही करो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास n-2 F1 to 14 आपके पास है, 0 to 1 आपके पास ये रहेगा, NS2 रहेगा, पूरा है तो 1 मार्क मिलेगा बेटा। इसके बाद देखो, आपको ऑर्डर बताना था, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर बोरोन। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें भी क्या मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर बताना था आपको, 20th क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 पार्ट थे यहाँ पे बेसिकली, एक ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड वाला था, यहाँ पर इन्होंने ये किया हुआ है। आप कोशिश करो, इन्होंने क्या लिखा कि
आपके पास जिंक है, जिंक से जिंक +2 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आपने समझ लिया, आप अपने समझने के लिए जैसे मैं आपको क्लास में समझाती हूँ इसी तरह से समझाती हूँ, तो बच्चे ने ऐसे का ऐसे लिख दिया। बेटा आंसर को प्रॉपरली लिखो। अब देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, एरो है, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। आप पूरा लिखो कि ऑक्सीडेशन है वो आपके पास जिंक कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम जिंक कर रहा है, ऐसे ही NO3 नेगेटिव है वो आपके पास रिड्यूस्ड हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अभी तो मैं पूरा नंबर दे रही हूँ, सभी का हाफ ऑफ मार्क्स था, हाफ यहाँ पर, हाफ यहाँ पर, हाफ यहाँ पर, हाफ यहाँ पर। ओवरऑल कितने नंबर है? 2 नंबर है। ठीक है, आगे देखो ClF3 की शेप आपको बतानी है। अब अच्छा देखो ये गलतियां कुछ बच्चों ने कर रखी हैं कि स्ट्रक्चर कोई और बनाया है, नाम कुछ और दे दिया। देखो बेटा लीनियर किसका होता है? 2 का होता है, जब AB2 टाइप का आपको देखने को मिलता है। जब आप ClF3 का निकालते हो तो आपको यहाँ पर क्या निकलता है? टी शेप आपके पास निकलता है। बेसिकली ये आपके पास क्या होगा? गलत होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने जो गलती कर रखी है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। देखो ClF3 है ना बेटा, जब आप टी शेप बनाते हो, ये आपके पास टी शेप है और यहाँ पर लोन पेयर है, ये आपको यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, जब आप टी शेप बनाते हो आप पूरा ऐसे बना देते हो टी शेप। टी शेप के अंदर ये एंगल आपका थोड़ा सा 90 से कम होता है, तो जब भी टी शेप बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी 11th क्लास है तो हम लोग मार्क्स दे देते हैं अगर आपने ऐसे भी बना दिया है, टी शेप है, बट कोशिश करो बेटा जितना आप जिस तरह से परफेक्ट शेप बनाओगे उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपको याद रहेंगे। ठीक है, XCF4 का है, स्क्वायर प्लेनर होता है, बिल्कुल सही बात है, 1 है, यहाँ पर 1 मार्क बच्चे को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक डाउट बच्चों ने क्लास में भी पूछा था कि मैम आपने ये पूरा का पूरा, अगर हमने यहाँ पर कोई गलती कर दी है या अगर हमें दिक्कत हो रही है लेकिन हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर यही होगा, क्या हमें पूरे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल बच्चा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये नहीं पूछा कि आपने कैसे निकाली है शेप, सिर्फ शेप पूछा है कि आप शेप का नाम बताओ और शेप को ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी चीज के नंबर मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशिएट करने का, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंशिएट किया गया है। जब भी अभी छोटी क्लासेस में भी हम लोग आपको बताते हैं बच्चा, जब भी आपका डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन आता है हमेशा ऐसे बनाओ, एक साइड में ऑर्बिट करो, एक साइड में ऑर्बिटल करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, आप जब भी डिस्टिंग्विश करते हो, आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, आप लाइन बनाकर एक चीज को इधर लिखो, दूसरी चीज को इधर। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो भी आपको पॉइंट बताना है ना, डिफरेंशिएट करना है बच्चा, उसको पॉइंट में लिखो। आपको 2 पॉइंट बताने थे, आप एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करो कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ऐसे पैराग्राफ के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो ऑर्बिट्स जो आपके पास होते हैं उनके पास फिक्स पाथ होता है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को बताता है, तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन लिखी है, सिर्फ एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, उसी के नंबर यहाँ पर मिलेंगे। और डिफरेंस है, एक नंबर का ये डिफरेंस था, बेसिकली पूछा ही था कि कोई एक डिफरेंस आपको बताना है। इससे पहले जो पेपर था, तो अगर आपसे एक डिफरेंस ना लिखने को मिले तो कम से कम 2 डिफरेंस आपको लिखने ही लिखने हैं पेपर में। तो यहाँ पर 1 मार्क इसको पूरा मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास है, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन आपके पास था। अब देखो बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल होता है, उसका हमेशा मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ आंसर लिख दिया तो उसके मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, आपने फॉर्मूला लिखा है या आपने फॉर्मूला लिखा, बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, फॉर्मूले के बच्चा आधे नंबर है। उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद सबकी वैल्यूज आपने पुट करी है, किसकी कौन सी वैल्यूज है, यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट किया है, इसके आधे नंबर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आंसर ठीक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, लेकिन जो आपके पास फॉर्मूला है और फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज आपको समझ में आती है बच्चा, उन वैल्यूज को आपको यहाँ पर राइट डाउन जरूर करना है। आप कई बार राइट डाउन नहीं करते हो या फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आधा नंबर यहाँ है, आधा नंबर आपके पास यहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है, इसके बाद देखो आगे आपने क्वेश्चन निकाला, आंसर आपने निकाला है, तो आंसर जो भी आपके पास आता है, मान लिया इसमें है 26.3 इंटू 10⁻⁻, -25 यहाँ पर आंसर है। तो अगर जो भी आंसर आपने निकाला है बेटा, आपके पास ये एक नंबर का आंसर होता है। अब एक नंबर में से भी आधा नंबर इसका है, आधा नंबर यूनिट लिखने का है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ आई बात? तो यहाँ पर आपने आंसर लिखा और साथ में आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट भी बिल्कुल ठीक है आपके पास, तो यहाँ पर इसको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये टोटल मैं बाद में कर दूंगी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास मास परसेंटेज का क्वेश्चन था, फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, एक नंबर का ये क्वेश्चन था। अब एक नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर फॉर्मूले का है, आधा नंबर आंसर निकालने का है। बात समझ आई? तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम आपके पास है, नंबर ऑफ एटम इनटू में दिस करके इन्होंने अपॉन में मोलर मास इनटू ये कर रखा है आपके पास। आंसर यहाँ पर आंसर भी गलत है बेटा, तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मास परसेंटेज निकालनी है तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास है, कैल्शियम का एक ही है। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ एटम सीधा मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएंगे, एटॉमिक मास आ जाएगा, मास ऑफ अपॉन में मोलर मास। लेकिन यहाँ गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 120 आएगा, अपॉन में दिस आएगा मल्टीप्लाई 100, वैल्यू आपके पास आएगी 38.7%। बेसिकली फॉर्मूला ठीक है आपके पास, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका गलत है, तो यहाँ पर आधा नंबर ही आपके पास बनेगा। इधर देखो अगला क्वेश्चन आपके पास, अवॉइड करो कटिंग आपके पास ना हो बच्चा। अगर कटिंग हो भी जाती है कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है। तो अगर जो कटिंग हो चुकी है उसको ऐसे करके लाइन करके नीचे स्टार्ट कर दो। ठीक है, दूसरा अगर कटिंग आपके पास होती है, यहाँ करते करते कटिंग हो जाती है, तो आप उसको ऐसे बार बार ऐसे ऐसे ड्रॉ मत करो, आप सिंगल लाइन करो। या आपसे गलत हो गया, इसको सिंगल लाइन में आपने क्रॉस कर दिया, उसके बाद आगे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक रिएक्शन देकर पूछा गया था कि कौन से लॉ को फॉलो करता है। आपने लॉ का नंबर है, तो नंबर जो मिलते हैं, आपने क्या रामायण लिख रखी है बेटा, इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, सीधा नंबर मिलेगा। एक नंबर में आपको ला का नाम बताना था, यहाँ पर हो गया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन बतानी थी, बच्चे ने डेफिनेशन लिख रखी है, डेफिनेशन का एक नंबर यहाँ पर है। तो इस तरह से नंबर हमारे पास मिलता है। अगले आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके पास है, वो इंपेरिकल फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। अब आप इस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी देखते हैं किस तरह से अटेम्प्ट है। बाकी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इंपेरिकल फॉर्मूला का स्पेशली बच्चा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपको किस में करना है, टेबल में बनाना है। याद है ना, इधर आप एलिमेंट को नाम लिखते हो, यहाँ पर परसेंटेज लिखते हो, यहाँ पर एटॉमिक मास लिखते हो, यहाँ पर आप मोल्स निकालते हो बच्चा, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो निकालते हो, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालते हो। तो फाइनली आपके पास सी एच इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। इन्होंने स्टेप्स में ऐसे ऐसे कर रखा है, आप कोशिश करो इसको सीधा टेबल में बनाओ, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। इसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला मास है। अब यहाँ पर देखो नंबर किसके कितने हैं, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला आपने निकाला है ना बेटा, यहाँ तक के 2 नंबर आपके पास है। ठीक है, इसके बाद जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पर 1 नंबर आपके पास यहाँ है। तो ओवरऑल आपके पास कितने हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 25th क्वेश्चन है। अब आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है। अब देखो रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट होता है, आप कोशिश करो आप उसको अंडरलाइन करो। यहाँ पर आपको क्या बताना था, फ्लोरीन का आपके पास साइज छोटा है, तो आपके पास यहाँ लिखो फ्लोरीन है, यहाँ पर स्मॉलर एटॉमिक साइज की। पहला रीजन एटॉमिक साइज पर आपने दिया है। दूसरा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है। ये 2 आप हाईलाइट कर दो, बाकी को ऐसे का ऐसे छोड़ दो। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, 1 नंबर यहाँ पर इसको पूरा मिलेगा। आगे देखो, आयनिक रेडियाई एनायन की ज्यादा होती है सिंपल नेचुरल एटम से। क्यों होती है, क्योंकि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका कम होता है। ठीक है, तो जब भी कोई रीजन होता है उसको आप क्या करोगे बेटा, हाईलाइट करो यहाँ पर क्वेश्चन को। अगर नहीं आता है तो उसको आप नॉर्मली लिख देना। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन या कुछ और दिखाई देता है, अगर आप को श्योर है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, तो अच्छे तरह से अटेम्प्ट करो, हाईलाइट करो हमेशा आंसर को। ठीक है, तो जो भी कोई क्वेश्चन होगा रीजनिंग, वो आप कर सकते हो। ये आप रफ काम है, लास्ट वाले पेज पे कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर इन्होंने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गलते बच्चे क्या करते हैं, जब कई बार माइनस में आंसर आता है ना बच्चा, तो माइनस नहीं लगाते हैं। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो तो लास्ट में ध्यान जरूर दिया करो अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ने बढ़ने से पहले, कि आपने यहाँ पर प्लस साइन लगाया है या नहीं लगाया है, माइनस साइन लगाया है या नहीं लगाया है। कई बार अगर माइनस में आंसर आता है तो बच्चे छोड़ जाते हैं, तो हमेशा एक बार इसको रीचेक जरूर किया करो। पूरा सही कर देते हो, लास्ट में आंसर आप लोग गलत कर देते हो। और जो आपके नंबर है वो ये कैलकुलेट करने के नंबर नहीं है। आपको सिर्फ, अगर आपने यहाँ पर आंसर भी लिखा था कि ए का +6 आंसर है, तो भी आपका पूरा नंबर था, एक नंबर आपका यहाँ पर बच्चा पूरा था। ठीक है, तो आगे देखो, अगला आपका बैलेंसिंग द इक्वेशन था। अब बैलेंसिंग में भी बहुत सारे बच्चों को है कि मैम एक एक स्टेप बताना जरूरी है या नहीं जरूरी है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। बेटा आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करके दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 SO2 है। अगर ये रिएक्शन को देखेंगे पूरी की पूरी बैलेंस है, तो ये पूरे 2 नंबर की आपके पास थी। ठीक है, इसमें 1 नंबर आपके पास एसिडिक मीडियम में डाल के, मतलब ओवरऑल बैलेंस अगर आप पूरा कर देते हो बेटा, तो सीधा सीधा पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर रखी हैं। O3 है, उन्होंने क्या किया, O3 को इस तरह से बना दिया, बिल्कुल गलत है बेटा। एक नंबर भी नहीं, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी ने क्या किया, आप एक स्ट्रक्चर को बनाया और उसको छोड़ दिया, नंबर नहीं मिलेगा पूरा। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो इसको रेजोनेंस में दिखाओ। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आपके पास आएगा, ये वाला आपके पास यहाँ पर एज अ नेगेटिव आएगा, तो रेजोनेंस में दिखाना जरूरी है। और ये वाला जो साइन आपके पास है, ये रेजोनेंस का साइन है, इस बात का ध्यान में रखना। तो सिंगल बनाकर नहीं आना है स्ट्रक्चर, आपसे नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो रेजोनेंस में दिखाना है दूसरे स्ट्रक्चर को। आगे देखो, अमोनिया आपके पास है, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाना था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है ये आपको बतानी थी। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल सही है, पिरामिडल शेप होगी, शेप को यहाँ पर दिखा रखा है। उसके बाद देखो बेटा, ये आपके पास है। अब यहाँ पर जब भी आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर बच्चे अक्सर एक चीज की गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, अब कई चीजें आती हैं, कई बच्चों का आंसर होता है LICL, जैसे आंसर तो ठीक है, अब कोमा करके LIBR कर देते हैं, LII कर देते हैं। बेटा कोशिश करो, आपसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है ना, तो आप इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा की तरफ ही जाना है, आपको ज्यादा से कम की तरफ नहीं जाना है। इन वर्डिंग्स का ध्यान में रखो, और यहाँ पर साइन जरूर लगाओ। आपके पास अगर सबसे बड़े वाला है तो यहाँ पर बढ़ता हुआ और लास्ट वाले में कम, अगर डिक्रीजिंग पूछा है तो पहले ज्यादा वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस चीज पे आपको ध्यान में देना है। फाइनली ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर मिलेगा। ये भी सही है, इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा। ये वाला भी सही है, इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा। ओवरऑल पूरे 3 नंबर मिल गए। अब दूसरी बात देखो, अगर किसी ने ये ठीक कर दिया, आपके पास मान लिया 4 आ गए, 2 ठीक कर दिए, 2 नहीं करे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये है कि आधा नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा, पूरा ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास पार्ट्स में क्वेश्चन है, डेफिनेशन है 31st वाले क्वेश्चन की आपके पास। तो डेफिनेशन आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू नो, ये आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। क्रोमियम का है 3D5, आपके पास 4s1 आपके पास रहेगी। ठीक है, इन्होंने गलत कर रखा है यहाँ पे, इट इज, इसके बाद शायद आगे दिखा रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन वो दूसरे वाला है। ये क्वेश्चन वो था कि इसकी एक्चुअल से क्या होती है, अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी और क्यों रहेगी, उसका रीजन देना था। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने का तरीका आप लोग देख सकते हो बेटा, अपने अटेम्प्ट करने के तरीके में और सामने वाले के तरीके में क्या गलती है, क्या आपकी उससे बेटर है। तो ओवरऑल आपको कोशिश करनी है अगले पेपर में ये गलतियां आप लोग ना करो। अगला देखो, न्यूमेरिकल का पार्ट फिर से देखो, आपने फॉर्मूला लिखा लैम्डा इक्वल टू h/mv, तो आधा नंबर बचा आपके पास इसी का है। उसके बाद आधा नंबर आपके पास इसकी वैल्यूज पुट करने का है। आपको सब कुछ दिया है, h की वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू पुट करी, आधा नंबर आपका इसका है। उसके बाद लास्ट में आपके पास 1 नंबर यहाँ पर है। अब 1 नंबर में भी आधा नंबर आपको
यहाँ पर किसका है, यूनिट का है, आधा नंबर आपके पास इसका। अब इसने यूनिट नहीं लिखी, मीटर इसकी आपके पास यूनिट आएगी, तो आधा नंबर इसका यहाँ पर कटेगा, आधा नंबर इसका आएगा। ठीक है, अगर आप आंसर पूरा नहीं निकालते हो बेटा तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, इसका पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास आगे डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से जो मेन चीजें थी आपको पेपर के अंदर कहाँ गलतियां हो सकती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी रीजन दिखता है बेटा उसको हाईलाइट जरूर करना है, किसकी वजह से आपके पास है। जैसे वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। डायग्राम है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। यहाँ पर एक्सिस को जरूर दिखाना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बेटा इन छोटी छोटी गलतियों का, ताकि आप अगले पेपर में ये गलतियां ना करें। ठीक है, आप मुझे बताना आपके कितने मार्क्स आए थे इस वाले पेपर में, और अगले पेपर में इन गलतियों